बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेक्चर कंटिन्यू करेंगे और सेल डेथ के बारे में पढ़ रहे थे। आज इस वीडियो में हम डिटेल्ड पढ़ेंगे एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में, इसका डिफरेंस भी करेंगे और इसके फीचर्स भी, टाइप्स भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सेल डेथ के अंदर नेक्रोसिस होती है और एपोप्टोसिस, दो चीजें होती हैं। नेक्रोसिस द मर्डर, एक्सीडेंटल डेथ को बोलते हैं, और एपोप्टोसिस प्रोग्राम्ड सेल डेथ या सुसाइड जिसको बोलते हैं, ऐसे हम नॉर्मल लाइफ में पता है। नेक्रोसिस डेथ ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स इन टिश्यू रिजल्ट्स इन इन्फ्लेमेशन। जो नेक्रोसिस है उसके अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है, सेल इंजरी होती है और ये इन्फ्लेमेशन इसके बाद होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि एपोप्टोसिस के बाद इन्फ्लेमेशन नहीं होती, ये सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों में एक। और ये नेक्रोसिस अ पैसिव प्रोसेस। सेपरेट भी मैंने टेबल बनाया हुआ है, नोट्स में आपको पता लगेगा। इन्फ्लेमेशन के अंदर 5 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले स्वेलिंग होती है, रेडनेस होती है, पेन होती है, फंक्शन लॉस होता है और बर्निंग सेंसेशन, आपको हीटिंग फील होती है। ये इन्फ्लेमेशन के 5 स्टेप्स होते हैं। नेक्रोसिस को आगे बढ़ाएंगे, टाइप्स इसकी बताता हूं। सबसे पहले कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के अंदर। मेजरली कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है अगर हो रही है किसी जगह पे तो। उसके बाद लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस भी होती है, केसिस नेक्रोसिस, फैट नेक्रोसिस एंड फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। इसको 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करते हैं। कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि उसी तरह सारा वो प्रोसेस जो कि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, हाइपोक्सिया, इस्कीमिया, ऑक्सीजन की कमी हुई है, एटीपी डिप्लीट किया है, सोडियम पोटेशियम पम्प्स, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल इंजरी हो गई है। अब नेक्रोसिस की आगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर ये जो सेल्स हैं आपके एक टिश्यू के अंदर सेल्स हैं, वो सारा सेल ऑर्गेनेलिज एंजाइम्स मूव आउट। अब सेल्स आपके बिल्कुल एम्प्टी हो गए, खोखले हो गए, बिल्कुल हल्के हो गए। ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है और लीड्स टू सेल डेथ। अब ग्रॉस आप इसकी देखें तो आपको कैसी अपीयरेंस नजर आएगी? आपको फर्म अपीयरेंस नजर आएगी, स्वेलिंग नजर आएगी, पेल, आफ्टर सेवरल डेज आपको श्रिंकिंग, पहले स्वेलिंग होती है लेकिन काफी दिनों बाद आपको श्रिंकिंग भी नजर आएगी इसके अंदर। और अगर माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो एम्प्टी सेल्स आपको नजर आएंगे, सेलुलर कॉन्टैक्ट, सारा सेलुलर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं खाली हो जाते हैं बिल्कुल, और व्हाइट ब्लड सेल्स आपको नजर आते हैं क्योंकि वो अपना फेगोसाइटोसिस वगैरह कर रहे होते हैं, सेल डेब्रिस बिल्कुल क्लियर कर रहे होते हैं। और ये कहाँ पे होता है? फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ऐसा होता है, किडनी, स्प्लीन, लिवर, मतलब बॉडी की मेजरली चीजों में आपकी कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही काम करती है। देन कम्स द लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लिक्विफेक्टिव मतलब लिक्विड ही कोई चीज बनेगी। इसके अंदर क्या होगा कि ये सेल का मेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आ जाते हैं और लिक्विफाई एवरीथिंग, पूरे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और लिक्विड जैसे पस बिल्कुल होती है वैसे बना देते हैं। ग्रॉस इसकी कैसी है कि सॉफ्ट है, लिक्विड फिल्ड कैविटी, सिस्ट लाइक अपीयरेंस होती है। और माइक्रो सेल डेब्रिस, व्हाइट ब्लड सेल, मैक्रोफेजेस यहाँ देखने में मिलते हैं। और वेस्ट मटेरियल, आर्किटेक्चर टोटली लॉस्ट हो जाता है, सेल का लगता ही नहीं है कि कभी सेल भी था। और इसकी एग्जांपल क्या लोकेशन कहाँ पे होती है? ब्रेन में नॉर्मल लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। केसिस नेक्रोसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियम लाइक सेल्स होते हैं इसके, और ये ना तो इसकी फीचर जो है वो ना कोगुलेटिव नेक्रोसिस जैसे हैं और ना लिक्विफेक्टिव, मतलब इन बिटवीन है दोनों की। तो ये चीज लाइक अपीयरेंस होती है जो कि सेमी सॉलिड होती है, क्योंकि जो कि कोगुलेटिव है जो कि फर्म अपीयरेंस देती है, आपकी लिक्विफेक्टिव लिक्विड अपीयरेंस देती है, और केसिस आपकी सेमी सॉलिड लाइक अपीयरेंस देती है, ड्राई चीज, सॉफ्ट, येलोइश, पेल। और माइक्रोस्कोप में देखें तो इन्फ्लेमेटरी लीजन, ग्रेनुलोमा आपको नजर आता है मेजर। तो टीबी वाले पेशेंट के अंदर केसिस नेक्रोसिस हुई होती है। उसके बाद फैट नेक्रोसिस है, आपकी बॉडी के अंदर जिन जिन जगहों पे फैट्स हैं, एब्डोमिनल वाले रीजन में, पैंक्रियाटाइटिस में ये हो जाता है, ब्रेस्ट में हो जाता है, कॉमन इन फैट रिच टिश्यूज। स्पॉनिफिकेशन क्योंकि हो रही होती है, सोप लाइक अपीयरेंस इसकी होती है, और चॉक व्हाइट लाइक अपीयरेंस, चॉकी व्हाइट लाइक अपीयरेंस। माइक्रोस्कोप में देखें तो व्हाइट नेक्रोज टिश्यू प्लस इन्फ्लेमेटरी सेल्स, ये आपको देखने को मिलता है फैट नेक्रोसिस के अंदर, बॉडी के अंदर। उसके बाद फिब्रिनॉइड फाइब्रिन लाइक फाइबर्स बन जाते हैं, आर्टरी में वेस्कुलाइटिस, आर्टरीज के अंदर फाइबर्स एक्यूमुलेट कर जाते हैं, और इम्यून रिएक्शंस, ऑटो इम्यूनिटी बन जाती है इसके अंदर, फाइब्रिन लाइक डिपॉजिट्स बन जाते हैं। उसके बाद एपोप्टोसिस की बात करते हैं, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, और इसके अंदर इन्फ्लेमेशन बिल्कुल नहीं होती, और दैट इज एक्टिव प्रोसेस। जो कि नेक्रोसिस था वो पैसिव था और एपोप्टोसिस एक्टिव प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल इसकी जो रीजन है, दैट इज हमें एपोप्टोसिस कहाँ पे जरूरत होती है? एम्ब्रियोजेनेसिस के अंदर। जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो सेल बहुत तेजी से आपको डिवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि पूरी एक सेल से आपका पूरा ऑर्गन बनना है, पूरा ह्यूमन बीइंग बनना है। तो इतनी ज्यादा सेल डिवाइड करते हैं और उसने बाद में ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाने हैं, मतलब लिवर बनाना है, स्प्लीन बनाना है, उसने किडनी बनानी है, ब्रेन बनाना है, तो वो कहीं पे सेल हमें डिस्ट्रॉय भी करने पड़ते हैं उसको स्पेसिफिक शेप देने के लिए। तो वहां पे हम, जैसे मैंने ये लिवर बनाया हुआ है फॉर एक्स्ट्रा सेल रिमूवल के लिए, वहां पे एपोप्टोसिस चाहिए होती है। दूसरी हार्मोनल डिपेंडेंट होती है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, कभी वो थिकनिंग हो रही है, कभी वो थिन हो रही है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, हार्मोनल इसका साइकिल है। उसके बाद कहां पे आता है कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर बीटा सेल्स और टी सेल्स, जहां पे इनकी प्री प्रोसेसिंग होती है, हम पढ़ चुके हैं फिजियोलॉजी के अंदर कि बर्सा फैब्रिकस बी सेल्स और थाइमस के अंदर इनकी प्री प्रोसेसिंग होती है, कि जो 90% सेल्स होते हैं वो सेल्फ ऑटो इम्यूनिटी शो कर देते हैं कि अपने बॉडी के सेल को ही डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। तो हमने फॉरन सेल्फ रिएक्टिव जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होता है ताकि हमारी ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाए, तो वहां पे भी एपोप्टोसिस होती है। उसके बाद क्या होता है? पैथोलॉजिकल इसकी कॉजेज क्या होती हैं कि डीएनए डैमेज कर देता है, प्रोटीन्स को टोटली डिस्ट्रॉय कर देता है। और पैथोलॉजिकल इसकी कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, जितने भी हम रेडिएशंस हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, और वायरल हेपेटाइटिस वगैरह वो भी कॉज कर सकते हैं।
एपोप्टोसिस को। अब मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस, कैसे हाउ एपोप्टोसिस वर्क, एपोप्टोसिस का पूरा मैकेनिज्म है जैसे हमने सेल इंजरी का पढ़ा था। अब इसके अंदर मेजरली आपके दो प्रोसेस होती है, इनिशिएशन एंड एग्जीक्यूशन। इनिशिएशन के अंदर एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे है। आपने इसके अंदर याद रखना है कि कैस्पेज एपोप्टोसिस में यूज होते हैं। कैस्पेज एक एंजाइम है जो कि एक्टिवेट करते हैं एंडोन्यूक्लियोसिस को, जो कि डीएनए डाइजेस्ट है। जब डीएनए आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, क्लम्प कर जाएगा, रहेगा ही नहीं, तो सेल टोटली डेथ कर जाएगा, सेल इज नो मोर। तो इसके अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आपका कैस्पेज 9 एक्टिव करवाते हैं, क्योंकि आपने याद रखना है कि आई का भी ऐसे ही स्ट्रक्चर है ऐसे, तो ये 9 अपीयरेंस देता है। तो आपने याद रखना है कि इंट्रिंसिक के अंदर आपका कैस्पेज 9 एक्टिव होगा और एक्सट्रिंसिक के अंदर आपका कैस्पेज 8 एक्टिवेट होगा। तो ई फॉर 8 और कैस्पेज 8 इन एक्सट्रिंसिक पाथवे। कैस्पेज आपके होते हैं 1 से लेकर 9 तक, और हमारे जो इंपॉर्टेंट है वो किंग है, 8 है और 9 है इस वक्त। और जो एक्सिक्यूशन जो कि बाद में होगा प्रोसेस, चाहे इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक हो, उसके अंदर 3 एक्टिवेट करवाते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि ये एक नॉर्मली सेल है। सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया टोटली सील है, पैक है, अपना सिक्योर्ड है। उसके अंदर कौन एंटी एपोप्टोटिक फैक्टर होता है BCL2, ये इसको पैक रखता है, कवर रखता है, एक आउटर कवरिंग होती है, कोटिंग होती है। अगर इसकी कमी हो जाए सेल के अंदर एंटी एपोप्टोटिक BCL2 की, तो एक बैग्स होता है, बैग या बैग्स उसको बोलते हैं, वो एपोप्टोटिक फैक्टर है, वो इसको उसके टोटली कवरिंग को डिस्ट्रॉय करता है और एक्टिवेट करवा देता है। अंदर होता है साइटोक्रोम C, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और वो सारी चीजें चल रही होती हैं। अब वो साइटोक्रोम C साइटोप्लाज्म में आ जाता है और यहाँ पे पड़ा होता है एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1। एपोप्टोटिक एक्टिवेटिंग फैक्टर 1 के साथ रिएक्ट करता है और कैस्पेज 9 बना देता है। मतलब सेल के अंदर से ही साइटोक्रोम C आया, एपोप्टोटिक APF 1 के साथ रिएक्ट किया और कैस्पेज 9 एक्टिवेट करवा दिया। इसका पाथवे कैसे बनेगा कि ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में साइटोक्रोम C हमारी यूज हो रही थी, वो साइटोप्लाज्म में आएगी। सेल इंजरी कैसे होती है, BCL2 डिक्रीज किया, बैग्स बढ़ गई, इसकी कंसंट्रेशन फैक्टर की, साइटोक्रोम C लीक कर गया और APF 1 के साथ रिएक्ट किया और कैस्पेज 9 एक्टिव कर गया। अब एपोप्टोसिस इनिशिएट कर गई, दैट इज इंट्रिंसिक पाथवे। अब एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होगा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर बाहर से कुछ चीजें आएंगी और वो फिर कैस्पेज 8, क्योंकि एक्सट्रिंसिक कैस्पेज 8 है, वो एक्टिवेट करवाएंगी। अब डेथ रिसेप्टर्स हैं प्लस डेथ लाइगेंड, यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं पूरे सेल के ऊपर स्पेसिफिक। अब वो लाइगेंड डेथ लाइगेंड रिसेप्टर्स यहाँ पे आके अटैच करेंगे और कैस्पेज 8 को एक्टिव करवा देंगे और एपोप्टोसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब एग्जीक्यूशन है दूसरा प्रोसेस आपका। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो इनिशिएशन में था ये इंट्रिंसिक फॉर कैस्पेज 9 एंड एक्सट्रिंसिक कैस्पेज 8 एक्टिवेट करवा के, और ये फाइनली कहाँ पे आएंगे एग्जीक्यूशन में। दोनों एग्जीक्यूशन में आके C3 और 6-7 माइनरली, C3 मेजरली, इसको एक्टिवेट करवाएंगे और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस ये निकाल देते हैं। एंडोन्यूक्लियोसिस को डीएनए डिस्ट्रॉय कर देगा और सेल की डेथ हो जाएगी। अब फीचर्स ऑफ एपोप्टोसिस क्या होते हैं, सेल श्रिंकेज कर देता है, डीएनए कंडेंसेशन, पिक्नोसिस हो जाती है, नो इन्फ्लेमेशन। एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती बल्कि नेक्रोसिस में होती है। सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है जबकि नेक्रोसिस में नहीं रहती। एपोप्टोटिक बॉडीज ड्यू टू ब्लड फॉर्मेशन, ये एक नॉर्मल सेल था, यहाँ पे दानेनुमा स्ट्रक्चर बनी यहाँ पे और ये ब्लड टोटली अलग हो गया। अब सेल का साइज छोटा हो गया, कंडेंस हो गया, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर ऑर्गेनेल्स वगैरह भी हैं, ये टोटली सेपरेट पार्ट चला गया सेल का। इसके अंदर इनकी मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और इनके अंदर ऑर्गेनेल्स भी हैं। यहाँ पे ये होता है एपोप्टोसिस के अंदर। सबसे आखिर में मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर सबसे पहले एपोप्टोसिस प्रोग्राम चलता है, सुसाइड समझ लें, नेक्रोसिस को मर्डर समझ लें। एपोप्टोसिस के अंदर श्रिंकेज होती है, नेक्रोसिस के अंदर स्वेलिंग होती है। और एपोप्टोसिस नॉर्मली सिंगल सेल के अंदर होता है और ब्लड वगैरह बनते हैं और ये सारी चीजें, और नेक्रोसिस होती है ग्रुप ऑफ सेल्स के अंदर होती है। यहाँ पे नो इन्फ्लेमेशन कॉजेज करता है और एपोप्टोसिस के अंदर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहती है, जैसे मैंने आपको बताया जैसे कि यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन हुई और ये मेम्ब्रेन इंटैक्ट रही, इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भी हैं, सेल की पूरा कंडेंस कर दिया, श्रिंक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन एपोप्टोटिक बॉडीज बनती है, ऑर्गेनेल्स डैमेज करती हैं। यहाँ पे कंडेंसेशन होती है, यहाँ पे न्यूक्लियर डैमेज होता है। नेक्रोसिस के अंदर न्यूक्लियर डैमेज, जबकि एपोप्टोसिस के अंदर कंडेंसेशन होती है। अब एपोप्टोसिस के अंदर क्योंकि इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, तो ये सिर्फ मैक्रोफेजेस आती हैं और क्लियर द डेब्रिस, जो वेस्ट मटेरियल उसको क्लियर करते रहते हैं। जबकि नेक्रोसिस जिसके अंदर स्वेलिंग होनी है, इन्फ्लेमेशन होनी है, तो वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओनोफिल्स, जो उनका रोल होता है वो इन्फ्लेमेशन करते हैं और फिर वो बाद में वेस्ट वगैरह बनती है। इसके अंदर जो अगर हम देखें तो स्टेप लैडर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में देखें तो स्टेप लैडर पैटर्न बनता है, और जबकि जो नेक्रोसिस है उसके अंदर डिफ्यूज पैटर्न बनता है। जो एपोप्टोसिस दैट इज एक्टिव प्रोसेस, एटीपी नीडेड प्रोसेस, और नेक्रोसिस इज द पैसिव प्रोसेस। एटीपी जो कैस्पेसेस हैं वो एपोप्टोसिस के अंदर यूज होते हैं, C9 इंट्रिंसिक में, C8 एक्सट्रिंसिक में और एग्जीक्यूशन में C3। और यहाँ पे कोई कैस्पेसेस, नो स्पेशल एंजाइम्स आर यूज्ड इन द नेक्रोसिस। सबसे लास्ट पे इस्कीमिया रीपरफ्यूजन है, मतलब कि बहुत छोटा सा मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दूंगा इसका। सेलुलर इंजरी ड्यू टू इस्कीमिया फॉलोड बाय रिस्टोरेशन ऑफ ब्लड इन दैट एरिया रिजल्टिंग इन न्यू डैमेजिंग। एक रीजन था
वहाँ पे इस्कीमिया हुआ, हाइपोक्सिया हुआ, वहाँ पे ऑक्सीजन की डिमांड खत्म होगी और वहाँ पे इंजरी स्टार्ट होगी। अब एक पॉइंट आया कि वहाँ पे रिस्टोर हो गया ब्लड, तो वो सही होने की बजाय मजीद डैमेज कॉज कर देगा। दैट इज कॉल्ड इस्कीमिया रीपरफ्यूजन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्ट्रोक, बाईपास सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्सेट्रा। अब कैल्शियम, सबसे पहले मैकेनिज्म क्या होता है कि कैल्शियम ओवरलोड, ब्लड आता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्योंकि पहले इंट्रासेलुलर में हमने बता दिया कि कैल्शियम ओवरलोड है, उसकी वजह से एंजाइम्स एक्टिवेट हुए हैं, न्यूक्लियो और एटीपी स्टोरेज तो हमारे पास पहले कम है। इस्कीमिया सेल्स कॉजेज लिपिड परऑक्सीडेशन, H2O2 की वहां पे परऑक्सीडेशन, लिपिड परऑक्सीडेशन सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाती है, कैल्शियम पहले की ओवरलोड हो जाता है। इस्कीमिक सेल्स बाथ बाय कैल्शियम इन फ्लूइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड की वजह से परऑक्सीडेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन हो जाती है, लिपिड मेम्ब्रेन। Second is free radical superoxides anions cause damage by action of oxidases derived from leukocytes and endothelial cells. Superoxides anions की वजह से डैमेज स्टार्ट हो जाता है और subsequent inflammatory reactions. Cytokines प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन अकर करते हैं, cytokines बनने की वजह से इन्फ्लेमेशन अकर होती है और वो भी सेल को डिस्ट्रॉय करती है। This was all about today's lecture. Cell injury is completed now.